हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस में। और अपनी क्लास शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले बिल्कुल ये दोबारा कहूँगी कि आप लोग अपनी मेहनत को जो है कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूसली आप नहीं पढ़ेंगे, बीच में ब्रेक लेते रहेंगे महीने का 2 महीने का, तो भाई काम नहीं चलने वाला है ना। क्योंकि हमें जो है हज़ारों सीट्स में से एक सीट अपने नाम करनी है, और 1000 अगर सीट हैं तो ये मत सोचिए कि केवल 1000 ही कैंडिडेट्स होंगे आपके सामने लाखों कैंडिडेट्स होंगे, और आपको जो है एक सीट पर अपना कब्जा जमाना है। लेकिन इसके लिए हमें कंटिन्यूस मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आप डेली कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो आपका अपना तरीका हो सकता है। अगर आप एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप यूजलेस कोई चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपके पेपर में नहीं आने वाली है, या फिर जो उसका कनेक्शन नहीं है, या फिर एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, एक को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए टाइम टेबल ज़रूरी होता है। सो ये स्ट्रैटेजीज अपनी खुद से बनाइए, जैसा आपका पढ़ने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए, ये तो थी कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा अपनी इंपॉर्टेंट क्लास पर पहुंचते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन मेथड। तो इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाभ नहीं है ग्रुप डिस्कशन मेथड का। अगर हिंदी टाइप में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस हो रहे हैं, और थोड़ा सा ना नजर के सामने से कई बार धोखा हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि गलत है भी कि नहीं है। तो मैं बहुत रफली पढ़ती हूँ, है ना, चीजों को। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है इट फ्लैटन्स आउट द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ पीपल। मतलब कि ये शिक्षार्थियों के जो वैचारिक मतभेद हैं उनको दूर करता है ग्रुप डिस्कशन मेथड। तो इसमें हमें एडवांटेज जो नहीं है, ये नोट शब्द को देख लो एक बार, है ना, क्योंकि स्किप हो जाते हैं एग्जाम में। इसको देख लो, जो नहीं है एडवांटेज हमें वो बताना है। तो भाई ये हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को फ्लैटन करता है, मतलब मतभेदों को दूर करता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। It can be planned where there is a certainty about the conclusion and the certainty about the conclusion and objectives. The discussion is guided by the trainer in an appropriate sequence. तो देखिए, जब हम डिस्कशन की बात करते हैं तो एक हेल्दी डिस्कशन वही होता है जिसका एक प्रॉपर सीक्वेंस हो, जहां पे आपको गाइडेंस मिले कि आपको किस तरह से डिस्कशन को लीड करना है। अगर आप डिस्कशन को लीड नहीं करेंगे तो वो बहस बन जाती है, और बहस का कोई अंत नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन मेथड में हमें ऑब्वियसली गाइडेंस चाहिए होती है, ताकि वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़े। ये ना हो कि 5 लोगों का ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पर एक ही बंदा डोमिनेट करे जा रहा है, बोले जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, और उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है डिस्कशन गाइडेड होना चाहिए, और जहाँ पे सर्टेनिटी होनी चाहिए यहाँ पे कि हाँ भाई कुछ कंक्लूजन या कुछ हमारे उद्देश्य हैं जो बाहर निकल कर आएंगे, तो वो होना चाहिए। तो बी तो ठीक लग रहा है, पहले वाला भी ठीक है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं, अगर 5 लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो इसीलिए करते हैं कि उनके बीच में जितने भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर सके। आपकी बात मैंने समझ ली, मेरी बात आपने समझ ली, ये वाली चीजें होती हैं। इट प्रोमोट्स कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद इन ए ग्रुप अराउंड ए टॉपिक और प्रॉब्लम प्रेजेंट टू द ग्रुप। तो ये जो है कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को बढ़ावा देता है किसी भी टॉपिक पर या किसी भी प्रॉब्लम पर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो इस पर जो है ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है आपके सामने, आप कम्युनिकेशन करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे ग्रुप में, और तब कुछ कंक्लूजन के साथ आप आएंगे। लास्ट है इट कैन ऑल्सो बी अनप्लान्ड where the topic presented for discussion is without any opening statement and discussion that follows is entirely spontaneous। मतलब ये कि प्लान नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी प्लानिंग नहीं है, आपने ऐसे ना कोई टॉपिक प्रेजेंट किया है डिस्कशन के लिए। तो जब इस तरह की चीजें होती है तो बहसबाजी ज्यादा हो जाती है, उसमें डिस्कशन जैसा कुछ नहीं रह जाता है। डिस्कशन जो हम ग्रुप डिस्कशन मेथड जो है, ये प्रॉपर एक मेथड है, और मेथड की प्लानिंग आपको करनी ही पड़ती है। एज अ टीचर हो या फिर आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ग्रुप डिस्कशन जो है वो किस तरह से लीड होना चाहिए। तो ये जो होगा एडवांटेज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अब यही है, मेरे पास इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, बस क्वेश्चंस हैं, ये भी एक स्टूडेंट ने भेजे हैं, तो जो भी है उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ। अगर 1-2 क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है कुछ एक आधी चीजें जो है मिस आउट कर जाते हैं। कई बार 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम गैप होता है दोनों के बीच में, और फिर एग्जामिनर क्या सोच रहा है वो हम कह नहीं सकते। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि हो सकता है कि मैं जो आपको बता रही हूँ एग्जामिनर जो है उसको शायद ठीक ना माने। 1-2 क्वेश्चन में ऐसे वेरिएशंस आ सकते हैं, है ना। और आप लोग तो है ही, आप लोग अपनी तरफ से पूरी जो है गारंटी लिया करो अपनी कि हाँ भाई हम सर्च करके प्रॉपर इसका ढूंढेंगे। अगर आपको डाउट है तो, डाउट नहीं है तो फिर तो कोई चीज होती नहीं है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड की कौन सी एडवांटेज नहीं है? आप सभी को पता होगा केस स्टडी क्या होती है ना। कोई भी बच्चा है, आप इसकी प्रॉपर केस स्टडी करेंगे स्कूल में। एक बच्चा आपकी क्लास में बहुत ही एग्रेसिव है, काम नहीं कर रहा है, जो भी चीजें हैं, आप उसकी केस स्टडी मेथड कर सकते हैं, मतलब केस स्टडी कर सकते हैं कि आखिर बच्चे का केस क्या है। बेसिकली केस स्टडी क्या होता है, उस बच्चे की पूरी बैकग्राउंड पर आपको नॉलेज डालनी होगी, आपको उसको ऑब्जर्व करना होगा, आपको उसके घर वालों से बात करनी होगी, हो सकता है आप घर भी जाएंगे उसके, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्लास में ऑब्जर्व करेंगे, खेल के मैदान में ऑब्जर्व करेंगे, लाइब्रेरी में ऑब्जर्व करेंगे, हर जगह पर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, तब आप पूरा केस स्टडी करेंगे बच्चे का। तो अब इसमें यह है कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द पार्टिसिपेंट्स टू क्रिटिकली एनालाइज द प्रॉब्लम एंड एक्सप्रेस रीजन्ड ओपिनियंस। तो यह प्रतिभागियों को गंभीर रूप से समस्या का विश्लेषण करने और उचित राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। तो बिल्कुल जब आप केस स्टडी करेंगे तो आपको यह पता होता है कि एक्चुअल में समस्या क्या है, और आप एक ओपिनियन दे पाएंगे कि हाँ भाई मैंने ये स्टडी की है और इसके बिहाफ पर मैं ये ओपिनियन दे रहा हूं या दे रही हूं। It promotes gender sensitivity among pupils. It enhances decision making and problem solving skills. तो डिसीजन मेकिंग तो आपको करनी पड़ेगी। आप केस स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बच्चे को आपको उसके केस को समझना है कि केस क्या है। तो आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको एक डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि ये मैंने स्टडी की है और इस तरह से किया है, तो अब क्या होना चाहिए, है ना। वो एक डिसीजन मेकिंग ही है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो यहाँ पर आएंगी ही आएंगी। इट एंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन विच मे लीड टू इनोवेटिव सॉल्यूशंस। और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है आपका, क्योंकि देखो अब केस स्टडी जो है, यहां पर ये केस स्टडी केवल आपको एज ए टीचर की बात नहीं बोल रही, यहां पर ये रिसर्च का भी हो सकता है ना। और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट से लिया गया है, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज फ्रॉम यूजीसी नेट। क्योंकि यहाँ पर जो है केस स्टडी केवल एज ए टीचर टीचिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं है, यहाँ पर जो लोग रिसर्च करते हैं ना, केस स्टडीज करते हैं, रिसर्च वाले जो बच्चे होते हैं उन पर है। तो ऑब्वियसली केस स्टडी में आप एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं और आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं। रिसर्च में आप लोग क्या करते हैं, आप हाइपोथेसिस लेकर आते हैं, अपनी परिकल्पनाएं करते हैं कि क्या बेस्ट सॉल्यूशंस हो सकता है, और हो सकता है कि आप किसी इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ आए। तो दिस इज ऑल्सो राइट। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये कोई एडवांटेज नहीं है इसकी। समझ रहे हैं आप चीजों को। जेंडर सेंसिटिविटी अमंग द पीपल, हर केस स्टडी जेंडर सेंसिटिविटी कराएगी ये कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई जेंडर का इशू है या उसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हर केस स्टडी जेंडर सेंसिटिव कैसे हो सकती है, मतलब ये हम बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता है प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है प्रॉब्लम जो है मैप रीडिंग वाली है, उस पर आप केस स्टडी करना चाह रहे हैं किसी बच्चे को, क्या किसी भी चीज से, सपोज वो घर पे पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो होमवर्क लेट करता है, जो भी स्लो रन रहा है, तो आप उसमें हर बार जेंडर सेंसिटिविटी नहीं ला सकते हैं ना। मींस आप यहां पर एक अकेला मुद्दा आपका जेंडर सेंसिटिविटी प्रमोट करने का नहीं होता है। यहां पर आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बेसिकली आप केस को स्टडी करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, फिर आप अपना एक डिसीजन मेकिंग करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस के साथ आते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं। तो ये बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि किसके बहुत कम सबसे कम मौका किसके पास है प्रभावी शिक्षक बनने का। तो यहाँ पे चांस की बात हो रही है। अब आप अगर ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ऑप्शन सारे अजीब से हैं, मतलब ये लगेगा ये भी हो सकता है यार, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे वाले ऑप्शंस है। लेकिन मैं अगेन वही कहूंगी कि मेरी समझ के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट है, वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग। ऐसा इंसान जिसकी कोई रुचि नहीं है टीचिंग में, है ना। आपको जबरदस्ती, मतलब अभी यहाँ पर ये बात नहीं है कि वो मतलब उसको जबरदस्ती की जा रही है कि नहीं, बट ये है कि एक इंसान है जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है टीचिंग में। वन हु इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, जो बहुत ही सख्त अनुशासन की बात करता है वो, या फिर वन हु नेग्लेक्ट्स टीचिंग, जो उपेक्षा करता है शिक्षण की, कि नहीं कोई अच्छी चीज नहीं है ये, मतलब इस टाइप से कोई। वन हु डज नॉट नो हिज और हर सब्जेक्ट वेल, या फिर किसी को अपने विषय की अच्छी समझ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये है कि कौन इनमें से, ये चार पर्सनालिटीज हैं आपके सामने, इनमें से किसके सबसे कम चांस है कि वो एक इफेक्टिव टीचर बनेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो होगा वो मैं आपको बता रही हूँ, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है टीचिंग में। सबसे पहली बात, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उस जॉब को करोगे ही नहीं कभी जिंदगी में अच्छे से, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। सीधी सी बात है, माँ बाप ने जबरदस्ती डाइट कोर्स करा दिया 2 साल का, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है, ना आप आगे एग्जाम क्लियर करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप टीचर कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे अगर 3 ऑप्शन पे जाए तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन वाले भी टीचर बन सकते हैं। आप समझते हैं ना, आइडियलिज्म फिलॉसफी जो है वो भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की डिमांड करती है, तो वो जो है वो क्या टीचर नहीं बनेंगे, वो बन सकते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो चाहते हैं।
वन हु नेग्लेक्ट टीचिंग, जो नेग्लेक्ट कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको टीचर बनना नहीं है, मे बी किसी भी सेंस में वो उपेक्षा कर सकता है, तो ये बन सकता है इफेक्टिव, कम से कम इससे तो बेटर ही बनेगा जो जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है। इस नेग्लेक्ट कर रहा है, हो सकता है कोई रीजन होगा, तो हम उसको समझाएंगे तो वो चीजें क्लियर भी हो सकती हैं। लेकिन जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अंदर से आ रहा है ना, रुचियां आपके अंदर से आती है कि आपको नहीं करनी है ये चीज, तो वो नहीं होगा। जो अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरह से नहीं जानता हो, तो इस पर भी कमांड की जा सकती है विद प्रैक्टिस एंड विद लर्निंग। आप और बुक्स पढ़ेंगे, आप और चीजें अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे, तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ सकती है और आप एक अच्छे टीचर साबित हो सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आप टीचर बनना नहीं चाहते, लेकिन जिस बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्या टीचर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बुक्स कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड। बुक्स जो है बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है, मतलब वो इतनी शक्तिशाली और प्रभावी हो सकती है कि आपकी सोच का नजरिया बदल सकती है। तो इनमें से क्या, अगर आपको ये हो जाए, मतलब ये चीज मिल जाए, तो कंटेंट इज एब्स्ट्रैक्ट, अगर सामग्री बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हो, कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव या फिर चित्र में हो, जिसमें चित्रों का प्रयोग हो, मीडियम हिंदी हो, प्रिंट क्वालिटी अच्छी हो। तो देखो ये क्वेश्चन इजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एब्स्ट्रैक्ट, सिर्फ एब्स्ट्रैक्टनेस अगर फॉलो कर रही है कोई बुक, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा बच्चे का। सिर्फ मतलब ऐसी चीजें हैं जहां पर रियलिटी से कहीं भी कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, वो बिल्कुल अमूर्त चीजें हैं जो आपने ना देखी ना सुनी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर ही ध्यान दे रही है, तो उसमें शायद इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चे को। द कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, कि इलस्ट्रेटिव होनी चाहिए, भले उसमें कार्टून पिक्चर हो या फिर उसमें पिक्चर्स होनी चाहिए। इलस्ट्रेटिव का मतलब क्या है, इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, चित्रों का भरपूर प्रयोग होना चाहिए, कि कोई लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रही, सपोज आप इंग्लिश की नॉवल पढ़ रहे हैं, है ना, खैर नॉवेल्स में तो कम चित्र होते हैं, अगर आप नॉवल इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सपोज वो पढ़ रहे हैं, सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन साइड में पिक्चर बनी है, तो वो कहीं ना कहीं उसका मीनिंग निकाल लेते हैं और उनके लिए वो इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। तो इलस्ट्रेशंस बहुत जरूरी है। हम भी अगर किसी बुक को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ भाई पिक्चर विक्चर सही है, ये सब चीजें हो तो हमें थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है और हम उसको खरीदना चाहते हैं। तो ये हो गई बात। मीडियम हिंदी जरूरी नहीं है भाई, पावरफुल कम्युनिकेशन इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई भी लैंग्वेज हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है पावरफुल हो सकती है, तो लैंग्वेज का तो कोई बैरियर हो ही नहीं सकता। प्रिंट क्वालिटी ऑफ द बुक इज गुड, प्रिंट क्वालिटी अच्छी हो चल जाती है, लेकिन बुक अगर इंटरेस्टिंग होगी, इलस्ट्रेटिव होगी, तो हो सकता है कि आप प्रिंट पे इतना ध्यान ना दें, आप उसको पढ़ें आगे जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following learning outcomes are not tested appropriately by essay type questions? तो जितने भी essay type questions होते हैं उनसे कौन सी चीज जो है properly टेस्ट नहीं की जाती है, ये आपको बताना है। पहला है एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेट आइडियाज, कि आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए जब ऐसे लिखना होता है, कोई भी एक टॉपिक दे दिया आपको, ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आइडियाज होते हैं आपके माइंड में, है ना, आप उन्हीं आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हो कि आपको फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको ये मेन चीज लिखनी है, फिर ये लिखना है, फिर वो लिखना है। तो ये तो हम करते ही हैं, हम आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको इंटीग्रेट करके आप लिखते हैं। एबिलिटी टू सॉर्ट एंड इंटरप्रेट डेटा, तो बिल्कुल आप डेटा को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं और सॉर्ट आउट कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में। एबिलिटी टू एनालाइज फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, बिल्कुल आप फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो दिस इज नॉट नेसेसरी, है ना, नॉट टेस्ट, ये अच्छी तरह से आप टेस्ट कर ही नहीं सकते। समस्या सुलझाने की तो एक पूरी अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो अलग चीजें होती हैं, बट ऐसे राइटिंग जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ही होंगी, जरूरी नहीं है कि ऐसे आपको हमेशा प्रॉब्लम्स पर दिया जाए, वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है ना, तो कि आपने कैसे एक दिन बिताया, इस पर ऐसे लिखना है, या फिर आपने कुछ भी हो सकता है, स्वच्छ भारत मिशन पर आपको एक ऐसे लिखना है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व एबिलिटी जो है वो उससे जज नहीं होगी अच्छी तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑब्स्टेकल टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन सी मेजर ऑब्स्टेकल है कि अचीवमेंट, कि डिसएडवांटेज बच्चे जो है वो हाई अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऑब्स्टेकल है, क्या परेशानी है, बेसिकली वो बताना है। ये विश्वास कि हर छात्र चुनौतीपूर्ण सामग्री और कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम नहीं है। अगर आपकी ये सोच है क्लास में, आप सोचते हैं कि नहीं ये बच्चे इस बैकग्राउंड से आते हैं, इनको कुछ मिलता तो है नहीं, क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये इस तरह की बात है ऑप्शन नंबर ए में। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल अलाइन विद द स्कूल करिकुलम, तो सफिशिएंट इंस्ट्रक्शन मटेरियल तो सबको मिलता ही है ना, कोई भी स्कूल है तो वो थोड़ी करता है उसमें कि नहीं हम इनको नहीं देंगे, इसको देंगे। सरकारी स्कूल है तो सभी को मिलेगा, प्राइवेट में वही बच्चे जाते हैं मोस्टली जिनके पास पैसा है, तो मिल ही जाता है।
प्रोवाइडिंग स्टूडेंट सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी टू डिटरमाइन व्हाट दे लर्न एंड हाउ विल दे लर्न। अगर ये चीज मिलती है बच्चों को कि वो किस तरह से सीखना चाहते हैं, वो क्या सीखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इससे जो है बच्चे की ऑब्स्टैकल तो नहीं हो सकती है, उनको बल्कि हेल्प ही करेगी। प्रोवाइडिंग ए वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप एक्टिविटीज, तो ग्रुप एक्टिविटीज आप सभी को पता है कि ये तो हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो ये जो सोच है कि नहीं सारे बच्चे सक्षम हो ही नहीं सकते हैं, तो ये डिसएडवांटेज बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये वाली धारणा बिल्कुल गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, यूज ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स इज अ यूजफुल स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन एट द। तो पियाजे के अनुसार जो आप चार्ट्स का यूज करते हैं, आप ग्राफ्स का यूज करते हैं, आप डायग्राम्स का यूज करते हैं, ये कौन से स्टेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए कारगर साबित हो सकती है, ये बताना है हमें। ठीक है, अब देखो सेंसरी मोटर कहाँ से होती है, 0 से 2 होती है, फिर 2 से 7 आपकी ये होती है, फिर 7 से 11 आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल होती है, और फिर 11 प्लस, है ना। तो इनको भूल जाओ और इनको भूल जाओ, क्योंकि प्री ऑपरेशनल चाइल्ड जो है उसमें बहुत सारी कमियां होती है, वो प्री रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर पाता है, डिसेंट्रेशन होता है, मतलब सेंट्रेशन होता है, डिसेंट्रेशन नहीं होता है, उसको मैप्स की नॉलेज होती नहीं है, और वो बहुत ही अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचता नहीं कर सकता। सेंसरी मोटर की तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब बात आई सी और डी ऑप्शन में, आपको भी अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी बात समझाने में शायद सक्षम हूँ। अगर नहीं भी हूँ तो आप डाउट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट्स पे मैं एक बार सोच रही थी कि या तो प्रॉपर एक क्लास लूँ, क्योंकि सारी वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती है। कई बार मैं 3-4 वीडियोस एक साथ रिकॉर्ड कर देती हूँ, तो एक के बाद दूसरी वीडियो में डाउट्स लेना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि शायद एक डाउट क्लास हो जाए तो बेटर होगा। चलिए देखते हैं। तो कंक्रीट ऑपरेशन आपको पता है 11 साल तक का बच्चा यहाँ पर होता है। इसका मतलब कि आप 5th या 6th क्लास का बच्चा है ना, 6th क्लास के बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि 5 साल का 1 में आ जाता है, तो आप देख लो कि 5th से 7th तक के बच्चे होते हैं। अब ये देखो कि 5वीं 6ठी 7वीं के बच्चे जो होते हैं ये क्या ग्राफ्स का यूज करते हैं, चार्ट्स का यूज करते हैं, डायग्राम्स का यूज करते हैं? तो आंसर होगा यस, ये करते हैं। और ये मैप्स बना सकते हैं बच्चे, ये मैप्स भी बना सकते हैं, डायग्राम्स भी बना सकते हैं, चार्ट्स भी बना सकते हैं, और ये थोड़ी कंक्रीट चीजें हैं। समझ रहे हैं आप बातों को? ये आपके सामने प्रेजेंट है। अगर आप डायग्राम से पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट है, ग्राफ से पढ़ा रहे हैं तो भी सामने ग्राफ है ना, चार्ट से पढ़ा रहे हैं तो चार्ट भी सामने है। तो कंक्रीट चीजों के सहारे जब आप चीजें समझाएंगे तो आप कंक्रीट ऑपरेशनल बच्चों को समझाएंगे। फॉर्मल ऑपरेशन में आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है। कंक्रीट ऑपरेशनल बच्चे मैप्स बना भी सकते हैं, उनको ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से, वो डायरेक्शंस का नॉलेज होती है, जो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग होती है वो बच्चों में डेवलप हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि डायग्राम, ग्राफ्स एंड चार्ट्स का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों को चीजें समझाने के लिए, और हम इन्हीं का यूज करेंगे, क्योंकि कंक्रीट वाला बच्चा सिर्फ बोलने से नहीं समझेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होती है और आपको टॉपिक समझाने, क्योंकि साइंस भी पढ़ा रहे हैं आप, एसएसटी भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको ग्राफ, चार्ट्स और डायग्राम्स की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सिंग डिवाइस इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। तो इनमें से कौन सी जो है लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए यूज होती है? देखो ये क्वेश्चन एक लड़की ने भेजे हैं मुझे, मतलब अंकित सर को भेजे थे, उन्होंने मुझे दिए थे, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे फिक्सिंग डिवाइस यूज हुआ है ये वर्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि किस सेंस में यूज हुआ है, लेकिन इससे आप समझ जाएंगे कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन चाहिए आपको, कि ज्यादा देर तक आपको याद रहे, ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। इस चीज के लिए आप क्या करेंगे? कोई भी कंसेप्ट है आपका वो आप याद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो जल्दी याद होगा, पार्टिसिपेट करेंगे तो जल्दी याद होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, या इवैल्यूएशन? देखो अब क्वेश्चनिंग तो होगा नहीं यहाँ पे, इवैल्यूएशन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे भागीदारी और अभ्यास है ना, दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए हो सकते हैं कि पार्टिसिपेशन करते हैं तो भाई याद रहती है चीजें। अब देखो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग होगा प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसको भूलते नहीं है, है ना। जैसे आप ड्राइविंग सीख लीजिए, आप ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते हैं, आप राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर आप लिख लिख कर जो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको ज्यादा देर तक याद होती है। पार्टिसिपेशन, हर चीज में आप सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप कई चीजें जो है प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं, जिसमें आपको बहुत लोड ऑफ ड्रिल और प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। जैसे मैंने गाड़ी, स्कूटी, साइकिल, इन सब चीजों की बात की है। फिर ये आप चीज लंबे समय तक रिटेंशन में रहते हैं तो आपको याद, और जैसे कि हम कहते हैं ना बिहेवियरिस्ट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स में बताते हैं कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं, मोबाइल नंबर याद कैसे करना है, ये कैसे करना है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको चंक्स में तोड़ते हैं, निमोनिक्स बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे उतनी देर तक आपको चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट है
व्हेन टीचिंग ए टीचर पीरियोडिकली टेस्ट हर स्टूडेंट्स टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। भाई यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को मॉनिटर करने के लिए। तो वो इन जो भी रिजल्ट्स आते हैं इन टेस्ट के, वो देखती है कि भाई उसको कहाँ अपनी टीचिंग में इंप्रूव करना है या मॉडिफाई करना है अपने इंस्ट्रक्शंस को। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव बोलते हैं, फॉर्मेटिव बोलते हैं, डायग्नोस्टिक बोलते हैं, या फिर समेटिव बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन जो बी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे भी हुआ था, लेकिन जब मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, है ना। आई एम नॉट श्योर, अगेन आई एम सेइंग कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे क्यों फॉर्मेटिव लगा मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि टीचर जो है पीरियोडिक टेस्ट ले रही है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, उसके अंदर ही होता है डायग्नोस्टिक, है ना। कुछ कहते हैं कि डायग्नोस्टिक पहले होता है, तो फिर जब हम सीसी में हमें दो ही तरह के असेसमेंट की बात होती है, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो हम फॉर्मेटिव के अंदर ही डायग्नोस्टिक को समझ सकते हैं, क्योंकि डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि आप जस्ट स्पेशली कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स पर ध्यान देते हैं। आपको ये पता चला कि नहीं इस बच्चे में बहुत डिफिकल्टी आ रही है, तो आप डायग्नोसिस करते हैं उसका कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कहां पर प्रॉब्लम है, तो वो होता है डायग्नोस्टिक। उसमें स्पेसिफिकली आप उस पर ध्यान करते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि टीचर जो है अपने इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई कर रही है, अपने रिजल्ट्स को देख रही है कि पीरियोडिक टेस्ट में क्या रिजल्ट रहे, और फिर वो मॉडिफाई कर रही है अपने ही चीजों को, इंस्ट्रक्शंस को। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए होता है। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, और फिर इसके बाद उन टेस्ट को जो है वो ऑब्जर्व कर रही है कि क्या रिजल्ट है उनके, और उसके बेस पर वो मॉडिफाई कर रही है अपने इंस्ट्रक्शंस को। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अगला क्वेश्चन जो होगा उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है। देखिए, द प्रोसीजर्स यूज बाय टीचर्स टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर। अब यहां पर क्वेश्चन की सेंस समझे आप। जब आप डिफिकल्टीज बच्चों की आती है उनको समझने के लिए जो है प्रोसीजर्स यूज करते हैं, तो ये कौन सा असेसमेंट होता है? ये असेसमेंट होता है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो था वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का था, क्योंकि वहां पर टीचर जो है पीरियोडिक टेस्ट ले रही है, फिर टेस्ट के जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं हर पीरियड वाइज, जो जैसे 4 पीरियोडिक टेस्ट होते हैं आपके साल में, तो चारों के रिजल्ट्स को एनालाइज करके अपनी टीचिंग को मॉडिफाई कर रही है। दैट मीन्स कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो फीडबैक के बेस पे जो चेंज होने चाहिए वो कर रही है। तो वो एक मेजर पार्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टीज, लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो दिस इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। Okay, so guys, this was the video for today. I hope you like it. Questions were very good, और आई होप कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। और मैं तो, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज ही हैं कि आप लोग अच्छा ही करें। कभी भी एग्जाम होगा तब भी होगा, मेरी विशेज आपके साथ हमेशा रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।